अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अलीना इलियास और ब्रेकफास्ट विद सज्जाद में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक, आप बताएं। आज तो जुमा हफ्ते का आखिरी हाँ दिन जी, है जुमातुल हमारा, मुबारक इस है, लिहाज बिल्कुल। से देखिए अपने जुमातुल मुबारक यही कहा जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अपने पहले और सेगमेंट की तरफ चलते हैं, अगर आप इजाज़त दें। सॉरी टू कट यू हियर, जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी। सबसे पहली खबर तो अफगान बॉर्डर की है, तुर्कम बॉर्डर की, जहाँ हम गेट तामीर कर रहे हैं और अफगानिस्तान को एतराज़ है। अब पाकिस्तान उस गेट की तामीर कर रहा है, एक दूसरे की तरफ जो फायरिंग थी उसका सिलसिला बंद हो गया है। वहाँ जो मीटिंग हुई है उसके नतीजे के तौर पर फायरिंग ज़ाहिर है उनकी तरफ से हुई थी। गेट हम बना रहे थे, एतराज़ उनको था, फायरिंग उन्होंने की, हमने तो जवाब दिया होगा उसका। जी। अब उसके सिलसिले में बहुत सी बातें आई जो बड़ी मानी खेज़ और बड़ी अहम है। सबसे अहम बात तो यही आई है कि हमारे यहाँ तरफ से कहा गया है कि हम 4 गेट लगाएंगे और बाड़ भी लगाएंगे, कई गेट बनेंगे, कई जगह बाड़ लगाई जाएगी। हम इस बॉर्डर मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम है उसको तकमील तक पहुँचाएंगे। अब नहीं हो सकता कि उधर से लोग आएँ और जाएँ और इधर से भी बगैर पासपोर्ट वीज़े के आते जाते रहें। और इस पर उनको इतराज़ है, ज़ाहिर है। उनका इतराज़ क्या है? उनका इतराज़ वैसे बुनियादी तौर पर तो यही है कि वो उनके लाखों लोग, हज़ारों लोग रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं, नौकरियां इधर करते हैं, जाके उधर रहते हैं। यानी कि एक पाकिस्तान एक बड़ा फ्रेंडली, वो इसको ड्यूरल लैंड का मसला बनाए बैठे हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये ड्यूरल लैंड है, हम इसको तस्लीम ही नहीं करते। अच्छा, आप अंग्रेज़ के साथ तस्लीम नहीं करते थे, दुनिया 100 साल आगे निकल चुकी है जब आपने इसको माना था। आप क्या मानेंगे फिर? बिल्कुल। आप मानते हैं पाकिस्तान आपका हिस्सा है? यानी कुछ पता तो चले क्या चाहते हैं आप? या चाहते हैं आपका हमारा साथ सनती तनाज़ा है, सरहदी तनाज़ा है? आसन ने शायद कहा कि कुछ अगर हिस्सा देने पड़े, कुछ लेने पड़े, यानी कि बॉर्डर को सीधा करने के लिए, तो हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट जरूर होगी। ये लेने देने का मसला जो है ना, यही बड़ा टची सा मसला होता है। जब आप बॉर्डर को ज़्यादा सख्त करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये पहाड़ी जो है आपकी तरफ आ रही थी, ये हमारी तरफ होनी चाहिए, या ये जगह हमारी तरफ थी, ये आपकी तरफ होनी चाहिए, तो उससे बड़े डिस्प्यूट उठते हैं और उसको बड़े जहानत से तय करने की ज़रूरत हुआ करती है। करज़ई जो साबिक सदर है उनके, वो कहता है हम तो ड्यूरल लैंड को नहीं मानेंगे, और पाकिस्तान चाहता है कि हम हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करें, हमें यह कबूल नहीं है। 100 बार करो यार, लेकिन हमें तो ना कहो कि इस दोस्ती में हम मदद करें। बिल्कुल। हमें तो ना कहो कि हम ट्रांजिट रास्ता दें इंडिया को, तुम्हारे साथ वो ट्रेड करता फिरे। हमें ना तो कहो कि हमारे रास्ते से गुजर कर आकर वो जो करना चाहता करे। जब हम ट्रांजिट ट्रेड का तुम्हें हक देते हैं, वो जाती है तुम्हारे यहाँ। हम ये तो नहीं चाहते कि वो ट्रेड जो है सारी चीज़ें पाकिस्तान में उतार दी जाएं और यहाँ इंडिया के बॉर्डर से, अफगानिस्तान के बॉर्डर से वो वापस पाकिस्तान आए, वहाँ तुम्हारे मंडी नहीं हमारे आके बिकें। ये हम नहीं जानते। हमारा सारा सिस्टम आप तबाह करके बैठे हो इस ट्रांजिट ट्रेड की वजह से और इस मेज़बानी के कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमने अडॉप्ट कर रखा है, और जिसका ताना हमारे यहाँ बड़ा लिबरल तबका देता है कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में इसमें फंस गए। और भाई कोई नहीं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के माने आपको आते ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा हिस्सा है, हम जाके वहाँ बैठ जाएंगे। मतलब हिस्सा यही है कि इस तरफ हमें खतरा नहीं होगा, एक हॉस्टाइल मुल्क नहीं होगा। लेकिन अगर ये हॉस्टाइल मुल्क होना है तो फिर हम उसको दूसरा देखेंगे, फिर देखेंगे वहाँ के अवाम क्या चाहते हैं। अब करज़ई साहब कह रहे हैं वहाँ के अवाम कुछ बातों से नाराज़ हैं, और भाई किन किन चीज़ों की आपकी मदद करें? 79 से आपके नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि जी ये आप अलग हम अलग, आप जाने अपने मुल्क के अंदर जाने, हम अपने मुल्क के अंदर जाने। करज़ई ये बोल रहे हैं, उधर से वो बोल रहा है अमेरिका कि भाई हम सालसी नहीं कराते, दोनों आपस में तय करें। ठीक कहते हैं आप, सालसी कहाँ कराएंगे आप? सालसी तो वहां कराई जाती है जहां कोई तीसरा फरीक हो। आप तो खुद फरीक हैं। बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रल नहीं। आप अफगानिस्तान क्या आपके बगैर कुछ कर सकता है? नॉट एट ऑल। अफगानिस्तान की फौज के पास तो एक गोली नहीं है जो आपका नाम लिए बगैर चलाई जा सकती हो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें जो है ये बहरहाल ये कहा जा रहा है कि इसका हल जल्द निकल आएगा, कोई रास्ता निकाल दिया जाएगा। और अफगान सफ़ीर ने यह कहा है कि अगर ये पाकिस्तान ने तामीर जारी रखी तो नताइज की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर होगी, और अगर ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि मुझे तमाम वाक़यात बयान करना पड़े कि कहाँ कैसे बात यहाँ तक पहुँची, तो फिर मैं यहाँ सफ़ीर नहीं रह सकता, मुझे वापस जाना पड़ेगा। यानी कि इस हद तक जो सूरत हाल है वो ख़राब नज़र आती है, और उसमें मसाइल भी पैदा होते हुए दिखाई देते हैं, और नज़र आता है कि इसका खासा हिस्सा न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है परचमा कि जो इंडिया से अमेरिका की दोस्ती है वो चीन से निपटने की खातिर है। वो साउथ चाइना सी में
चाइनीज़ इन्फ्लुएंस देखना नहीं चाहता। देखें, ये बात तो 3-4 साल से आ रही है, 5 साल से आ रही है, जिसको ओबामा ने कहा था चाइना पाइवट, एशिया पाइवट कहा था कि एशिया का एक तरह का मरकज़ जो है साउथ चाइना सी बनने वाला है। हमें अब इस खित्ते से अपनी फौजें और अपना इंटरेस्ट बोरिया बिस्तर लपेट कर वहाँ चले जाना चाहिए। और जब वो वहाँ एक बात करना चाहता है तो ज़ाहिर है उसका पार्टनर फिर इंडिया होगा। अब उसकी लड़ाई अफगानिस्तान में नहीं है, अब उसकी लड़ाई वहाँ जाके होनी है। और जब वहाँ लड़ाई होनी है तो चीन अपने लिए एक रास्ता ढूंढ रहा है जो साउथ चाइना सी की लड़ाई से बचकर बरह रास्त समुद्र की तरफ जाता हो, तो उस रास्ते में भी उनको बड़ी रुकावट नजर आती है। वो चीन को जो घेरने की पॉलिसी, देखो ना, चीन अगर साउथ चाइना से उस तरह आप रास्ता बंद करते हैं, बहर हिंद का रास्ता बंद करते हैं, वो आपसे लड़ता खपता हुआ आगे आता है, यकीनन उसने अपने लिए एक ऐसा रास्ता भी ढूंढ लिया है जहां आपकी मौजूदगी नहीं होगी। वो पाकिस्तान के रास्ते से, ग्वादर के बंदरगाह के जरिए से अपना माल भी आगे ले जाएगा, आगे पहुंचा सकेगा। ये पूरी सूरत हाल जो कम्प्लेक्स सिचुएशन है उसकी इस वक्त कंसंट्रेशन अफगानिस्तान के मसले पर दिखाई देती है और वहाँ होती आ रही है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मसला चल रहा है। उस न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से कुछ तुर्की ने हमायत की है। बिल्कुल। उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान का केस इकट्ठा लड़ा जाए। कुछ मुल्कों ने हमायत तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इंडिया की शमूलियत, साउथ अफ्रीका तक जैसे मुल्क ने, ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने, उन्होंने इंडिया की शमूलियत पे एतराज़ की है। और गालबन हमने अर्जेंटाइन से भी रब्ता किया है। तो 4-5 मुल्क ऐसे हैं जो कि इंडिया से की शमूलियत पे एतराज़ करेंगे, बाकी खामोश रहेंगे, देखते रहेंगे अमेरिका बहादुर की तरफ। और चीन ज़ाहिर है कि उस पर मुखालफत अपनी था, उसकी तो है ही अभी हाल, वो कैसे इसकी हमायत कर सकता है, अभी उसकी तरफ से कोई। उधर ख़बरें जो लंदन से आ रही हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है कुछ लोगों की। अताउल्लाह कासमी का भी आज कालम है, मुजीब शामी साहब ने खबर की शक्ल में दिया है। मैं देखता रहा, शायद कालम हो, उनका लिंक कालम मुझे नज़र नहीं आया, वो उसकी शक्ल में है, जिसमें यही इतलात मिली हैं कि गालिबन सईद इलाही साथ थे इनके, शामी के, अताउल्लाह कासमी के, ये इकट्ठे मिले हैं। और वहाँ जो गुफ्तगू हुई है उसमें बुनियादी तौर पर यह नज़र आया कि नवाज शरीफ अभी जो सर्जरी हुई है वो यानी कि उसके असरात उन पर बाकी हैं और वो पूरी तरह सेहतमंद नहीं है, अभी प्रॉपर ग़िज़ा भी नहीं रह रहे, ज़रा थोड़ा सा टेंस भी हैं और ईद से पहले आने की तवक्को नहीं है, ईद के बाद ही आएंगे। जी, अताउल्लाह कासमी साहब तो शायद अपने किसी दोस्त उज़ैर जो उनके शायरी के दोस्त हैं और बड़े फ़िक्रे भी कहे जाते हैं, वो साथ हैं उनके। वहाँ के लोग भी कुछ अदबी मामला थे, लेकिन शामी साहब, शायद सईद इलाही और ये लोग वहाँ गए थे और इनसे मुलाकात हुई है। और ये पहली खबर आई है किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी दानिशवर, कुछ कह लीजिए, जिन्होंने इस मुलाकात के हवाले से नवाज शरीफ की तबीयत का फैमिली से हटकर अहवाल बयान किया है। तो ये भी खबरें वहाँ से हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि नवाज शरीफ शायद आने के बाद, ईद के बाद आने का सोचें। और ये भी कहा जा रहा है उम्र के लिए जाएंगे और वापस आएंगे। आरिफ जामी साहब ने तो खबर दी है कि गालिबन वो इस बात पे भी गौर कर रहे हैं कि अपने किसी जानशीन का भी ऐलान करें जी। और ये तवक्को जो की जाती थी कि वो शायद इसाक डार को करेंगे, इसकी बजाय शायद वो शहबाज शरीफ को ही करें जो उनके छोटे भाई भी हैं और पार्टी में उनकी एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा होगी। और ये चोई निसार का इनका झगड़ा वो भी इस तरह शायद पैदा ना हो और पंजाब जैसे कहा जाता था शायद चोई निसार को देना पड़े, लेकिन वो इसके लिए काबिल एतबार तौर पर ख्वाजा आसफ़ को देख रहे हैं। ये इस सूरत में अगर वो महसूस करें कि मुझे ये ज़िम्मेदारियाँ अभी अदा नहीं करनी, इस ज़िम्मेदारियों को मुझे रिलायबल लोगों के हाथ सौंप देना चाहिए, तो वो ये काम कहा जाता है कि वो कर सकते हैं इस हिस्सा तक। खैर, ये तो एक स्पेकुलेटिव खबरें जो आ भी रही हैं, की भी जा रही हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सेहत दे और जल्दी वापस आएँ और आके इस पूरे जो मुल्क की हालात मामलात हैं उसको ठीक करें। शेख रशीद कहते हैं जी 26 जून से 5 जुलाई के दरमियान मामला तय हो जाएंगे। उनका मतलब है कि ईद से पहले आखिरी हफ्तों में शायद TRO भी तय हो जाएँ, दूसरी चीज़ें तय हो जाएँ, या पता नहीं कुछ और कहना चाहते, मैं समझ नहीं सका। वहाँ नवाज शरीफ साहब ने तारक फातमी को और फवाद हसन को, फवाद उनके एक तरह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कुछ ऐसा ही ओहदे, मुझे नहीं पता चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या क्या ओहदे हैं किसी के पास, उनको भी बुलाया। तारक फातमी जहाँ है फॉरेन अफेयर्स के हमारे मुआवने खसूसी, उनको भी बुलाया। फॉरेन अफेयर्स के मामला थे अफ़गानिस्तान के दूसरे मेरा ख्याल में डिस्कस करना है। इसाक डार उनसे मिला हैं, उनसे बात कर चुके हैं और अब इनको शायद उन्होंने बुलाया है, इनसे भी बात करना चाहते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि वो मुल्क की मामलात में दिलचस्पी भी ले रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं
कि अपने आप को उनसे बाखबर रखें और जो गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है वो उसे प्रोवाइड करें। उनकी बीमारी की आड़ में ये ना हो कि कहा जाए कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, तो उस पर भी बात हो रही है। अच्छा, उधर सिंध से 2 खबरें आई। एक तो डॉक्टर आसम का एक नया बयान आ गया। कल मुजफ्फर टिप्पी के हवाले से बयान था, आज अब सीधा जरदारी साहब के हवाले से कि जी फ़लाँ बंदा इनका दुबई में कारोबार देखता है, फ़लाँ लंदन में देखता है, फ़लाँ ये देखता है, फ़लाँ सिंध की ज़मीनें देखता है, फ़लाँ ये देखता है, वो देखता है। पता नहीं वो क्या क्या उनके नाम से मंसूब किया जा रहा है। बात यह है कि जिस अंदाज से ये बयानात का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है एक लंबे अरसे से सिंध में, कभी MQM के हवाले से भी हो, वो सौलत मिर्ज़ा के बयान आए थे, कुछ और बयान आए थे, और उज़ैर बलोच के कुछ बयान आने शुरू हुए थे। उसने सारी सिचुएशन को कन्फ्यूज़ कर दिया है। समझ नहीं आता कि रियासत की मशीनरी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। रियासत की मशीनरी से मुराद में सिर्फ ये वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या सियासतदान नहीं है, बल्कि इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। ये किस तरह मामलात को देखते हैं और किससे उनको हाईलाइट करते हैं, इस पर गौर करना चाहिए। ये बहुत संजीदा मामला है। अब डॉक्टर आसम ये कह देंगे, फिर कल कलां को पता चलेगा कि टीन टाइम फिश, अल्लाह ला खैर सल्ला। पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा जिसको कानूनी हैसियत नहीं है, इससे लगता है जबर के तहत पैगामत लिए गए हैं, और ये है कि किसी मजिस्ट्रेट के सामने तो वो बयान लिए नहीं गए। कि हमारे जो इन्वेस्टिगेटर हैं ना, इनको भी कोई पता नहीं चलता, कुछ हिसाब ही नहीं है। वो बैठा के अच्छा जी बयान दो, कैमरा रखा दिया, वो बेचारे से बुलवा दिया, जबरन बुलवाया या वैसे बुलवाया, जब उनसे अपनी मर्जी से दिया। अब इसको कौन साबित करेगा? वो कहेंगे जी बात, चाहे आप बाद में कोई कहता फिर जी बात तारीखी तौर पर ठीक है, लेकिन इसके नताइज कोई सामने नज़र नहीं आते। दूसरा, सिंध असेंबली में झगड़ा हुआ, वो उन्होंने कहा जी पैसा कश्ती में जाता है, उसने कहा जी दुबई जाता है, उसने कहा मैं लंदन का नाम लूँगा, तुम दुबई का नाम लेते हो। दुबई से मुराद के आसिफ जरदारी आमतौर पर वहाँ होते हैं, लंदन से मुराद के अल्ताफ़ हुसैन वहाँ होते हैं। ये एक बहस हाथापाई और गुसम हर तरह की बात भी हो गई। अब इसको क्या कहा जाए? कुछ उधर तारुक का सब धरना देना था हमारे रोड पे आज। वो कहते हैं रात शाम अफ्तारी के बाद रात सहरी तक धरना देंगे। बड़ा सेफ धरना है, बड़ा खुशगवार धरना है, और मेरा ख्याल में सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए वक्त मिला तो हम भी जाएंगे, देखेंगे क्या हालात हैं वहाँ। हो सकता है कि वहाँ लाहौर के रवायती चटखारों की वहाँ कोई रेहड़ियाँ भी हों। अच्छा। तो अगर ज़्यादा रिस्क लिया जा सका रोज़े में तो कोई एंजॉय करेंगे हम भी, और भी देखेंगे तमाशा क्या क्या होता है, कौन कौन जा रहे हैं वहाँ, कौन कौन पहुँच रहे हैं। अच्छा किया उन्होंने रात को धरना कर दिया, दिन को नहीं किया। ये बड़ी मुश्किल होती है रोज़ादारों के लिए, और मेरा ख्याल में ये पॉसिबल भी ना होता जी। बहरहाल यही ख़बरें हैं जी। एक और रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। उस सिंध में एक पेट्रोल पंप था, उसका पता चला मैनेजर एक फ़ौज चला रही है, फ़ौज की पार्टनरशिप है उसके साथ। अच्छा, फ़ौज बहुत छोटे मोटे काम के ही होते हैं, नमाइश लगी है, पता चला कि पार्टनरशिप है, मकामी यूनिट की है किसी, और उनका सूबेदार बैठा हुआ है या कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि फ़ौज ने पेट्रोल बेचना है तो भाई दाल चावल आटा बेचे, लोगों की मदद करे, कुछ सस्ते दामों बेच दे, कुछ कारोबारी करना है उसे। देखिए ये भी कोई हद खींचनी चाहिए। आयशा सदीका ने जो किताब लिखी थी कि मिलिट्री इनकॉर्पोरेशन, उस पर लोगों ने एतराज़ात भी किए थे, कुछ फैक्ट्स ऐसे भी थे जिन पर एतराज़ किए जा सकते थे, लेकिन बहुत सी बातें ऐसे लोग पूछते हैं। हाउसिंग सोसाइटियों का मसला बड़ा एक सेंसिटिव हुआ करता है कि भाई आप ये क्विलिटी ग्राउंड, ये डिफेंस के पर्पज़ के लिए क्विलिटी ग्राउंड का नाम ही बताता है किस मकसद के लिए दी गई थी। अब वहाँ बना लिए गए घर है तो बहुत ठीक बात है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इन सारी बातों पर अब लोगों की राय जो है वो उठने शुरू हो गई है और बातें भी होने लगी। मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। छोटी मोटी खबरें और भी हैं, लेकिन यही खबरें काफ़ी हैं। इसके साथ देते हैं वक्फा जी। नाज़रीन फिलहाल वक्त पर छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, कौन कौन से आर्टिकल्स आए? पहला जी आर्टिकल में औरिया मकबूल जान का आज पढ़ूंगा, मौलवी और माशरा। बड़ा मज़ेदार उस तरीके एक बात पे लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में यहाँ हमारे सब कॉन्टिनेंट में मौलवी को बहुत बदनाम किया जाता है। ये जो बोरिया नशीन है इसके बारे में बड़ी बातें की जाती हैं। ये वो लोग हैं जो तारीख से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है। और हमारे उन्होंने कहा जब अंग्रेज़ आया तो शेरशाह सूरी ने जो एक निज़ाम ज़मीन को मापने का निज़ाम मरतब किया था, उसके तहत जब निज़ाम मरतब किया तो उसने मौलवी को बहुत निचले तबके में उसके बाद रखना शुरू कर दिया। और उनके पसंदीदा लोग जागीरदार थे जो उनके लिए अफराद भी फ्राहम करते थे, जंगों में भी
उसकी तफसील भी दी हुई है उन्होंने। और सबसे पहले उन्होंने लिखा कि देखिए सबसे पहला जो ऐलान जहाद हुआ है वो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से हुआ है। अब लोगों को याद ही नहीं होगा। शाह वलीउल्लाह के ख़ानदान ने जो खिदमत अंजाम दी लोगों को पता ही नहीं होगा। शाह वलीउल्लाह कोई मामूली आदमी नहीं थे। मार्क्स और इन जैसे लोगों से बहुत पहले उन्होंने मुआशी इस्लाहत की बात की थी जो किसी के ख्वाब ख्याल में यूरोप में भी नहीं थी। किसी ने हुज्जतुल बालगा पढ़ी हो तो उन्हें मालूम हो कि शाह वलीउल्लाह चीज़ क्या थे। फिर उनके ख़ानदान के जो उनके वारिस बने शाह अब्दुल अजीज़, उन्होंने दारुल हरब करार दिया हिंदुस्तान को 1803 में। यानी कि 1803 का मतलब है कि अभी अंग्रेज़ ने दिल्ली पे कब्जा नहीं किया था, अभी हिंदुस्तान पे उनकी वो कंपनी की हुकूमत थी। उस वक्त उन्होंने करार दिया दारुल हरब का मतलब था जहाद का ऐलान, कि जंगी सूरत हाल जहाद का ऐलान किया। फिर उन्होंने कहा कि वही हुआ कि दिल्ली की जामे वहाँ फिर मौलाना फजला खैराबादी और रहमत कैलानवी नाम लिए। फजला खैराबादी का नाम यानी कि यही नहीं है कि बहुत बड़े इतने बड़े आलम थे कि फ़लसफ़े में, इल्म कलाम में, शायद पूरे सब कॉन्टिनेंट तो छोड़ दीजिएगा कि हमारी तारीख में छोड़ दीजिएगा, दुनिया में कम लोग आज जो आदमी भी फ़लसफ़े और मंतक की बात करता है उसका सिलसिला जो है वो जाके खैराबाद से मिलता है, उसी सिलसिले से मिलता है। खैर वो तो अलग बात है, कालाबारी की सज़ा दी गई उन्हें, किस तरह पूरी तफसील है कि किस तरह इन लोगों ने हिस्सा लिया जहाद में। लेकिन ये मौलवी का मौलवी रखा। खुश किससे हुए? खुश हुए पंजाब के ख़ास तौर पर फ्यूडल से। पंजाब के क्यों? फिर उन्होंने तफसील दी है कि 1914 में पंजाब फ़ौज में अंग्रेज़ ने जब जंग शुरू हो गई ना 28,000 भर्तियाँ की, 14,000 पंजाब से थे। इन्होंने 15 में 93 भर्तियाँ की, 1000 भर्तियाँ की, 44 पंजाब से थे। और 16 में 2,23,000 फौज हो गई थी मकामी लोगों की उस फौज में, उसमें 1,10,000 जो थे पंजाबी थे। तो उन्होंने कहा कि ये सारी भर्तियाँ जो कराई थी यहाँ के फ्यूडल्स ने कराई थी। तो इनको और बाकी जो लोग मौजूद थे उनको कमियों में शामिल करते थे। कमी क्या थे? ये कारपेंटर, तरखान, लोहार, जुलाहे, ये सब कमी थे। कमी के माने थे काम करने वाला। इन्होंने कमी कमीन के माने की इस्तिलाह बनाकर गोया ये घटिया लोग हैं। और भाई वही कमी कमीन जो कल जुलाहा था आज सैगल है। हमारे मेहमान भी वैसे सैगल हैं, लेकिन आज जो 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 मोची था वो बाटा है। जो अब गिनते जाएं सारी चीज़ों का हिसाब लगाते हैं, जो लोहार था आज नवाज शरीफ है। देखिए ना, मसला क्या है कि फ्यूडल माशरे में आपने इन जिसे कहते हैं काम करने वाले लोगों को और सनत यानी जो सनत और हिरफत में उनके नाम आपने रख दिए। पहले कमी कह दिया, कमी का मतलब काम करने वाला, आपने उसको कमी कमीन बना दिया, कमीने के माने में इस्तेमाल कर दिया। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कुछ नहीं है। और उसको मौलवी को वो बुरा वहाँ अलामत दी गई, रात की रोटियां खा के मांग के वो काम सारे करता है, निकाह आपका करता है, अजान वो देता है, जनाजा पढ़ता है। कभी किसी मौलवी ने हड़ताल की आज तक कि तनख्वाह नहीं मिली या फलां नहीं मिली? वो अपना काम किया जा रहा है, तो आप इसको ना करें। लेकिन ख़ास तौर पर जो तारीख़ जहाद के हवाले दिए हैं, इसमें अगर इल्मी हवाले भी शामिल कर दिए जाएँ और जो जहाद का काम किया उसके अलावा इल्मी हवाले भी शामिल कर दिए जाएँ तो यहाँ के उलमा की तारीख़ बहुत शानदार है। और मौलवी आम जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो तो एक कारकुन है बेचारा। सर एक छोटी सी शरारत, हाँ कर लो। मौलाना फजल रहमान मौलवी तो नहीं? नहीं, मौलवी सब लोग हैं। ये सब लोग मौलवी हैं, लेकिन ये जो मौलवी हैं ये मौलवियों के साथ कुछ पीर और मौलवी जो हैं वो फ्यूडल भी हैं, उनके साथ ज़मीनें भी हैं, ये इनके साथ नहीं है। अच्छा, एजाज अमीर ने आज जी इज आवर अफगान ऑब्सेशन फाइनली ओवर, उन्होंने कहा अफगान वो जो उनका एक फार्मूला है उसी पे बात उन्होंने की है। अमेरिका के कहने पर जहादी जंग हमने की। पहले तो ये है कि अमेरिका के कहने पर जहादी जंग की हमने, और दूसरा कि हमारी जो स्ट्रेटजिक डेप्थ का अब इस्तिलाह थी वो इस्तेमाल की और वो ख़त्म करनी पड़ेगी। ये हमें कॉन्सेप्ट दिया कि स्ट्रेटजिक डेप्थ का मतलब है कि हम उनके मामलों में दखल दें बकौल इनके, और गर्म पानियों तक आने का रूस का ख्वाब, उन्होंने कहा ये भी एक मिथ हमने बना ली थी कि गर्म पानी तक आना चाहता है। बहुत सारी बातें गलत की हमने, साबित ये करना है। और इसीलिए लोग आते जाते थे, और कोयटा शूरा की भी हम पर इल्ज़ाम लगता था। आज हुआ ना, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कोयटा शूरा का इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा अगर आप बॉर्डर को मैनेज कर लेंगे। तो देखो बहुत सी बातें उस बात पे होती थी, और बड़ी हमने मेज़बानी कर ली, हम इनको वापस भेज दिए। ये दुनिया को कहा जाए कि ये हमने अफ़गानों की 35 साल तक खिदमत की, आप अपने ले जाएँ। कहना वो ये चाहते हैं, लेकिन इसके साथ जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो उन्होंने कहा कि इंडिया से हमारा झगड़ा कश्मीर का है, अफगानिस्तान और ड्यूरल लैंड का है, पता नहीं यही झगड़ा है कुछ और झगड़ा पता कर ले। तो इसको भी हम पोलिटिकली सेटल करें और मामला को तय करें। भाई झगड़ा था क्या नहीं था, लेकिन एक ख़ास थिंकिंग है जिसके तहत वो लिखते हैं। मकाम हैरत अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने आज उन्होंने कहा 35 बरस जिन लोगों को हमने पनाह दी थी, वही किस्सा
वो अब ये है कि हमारे मोर्चों पर बमबारी कर रहे हैं, दहशत गर्दों को हमारे मुल्क में भेज रहे हैं, और मशरकी मगरबी सरहदें दोनों हमारी गैर महफूज हुई हैं, और भारत के स्टेट एक्टर पाकिस्तान में काम करते फिर रहे हैं। अल्ताफ़ साहब सारी जो सूरत होती है उसमें तेज़ी से तबसरा करते हैं और छोटी सी जगह पे बहुत सी बातें करने की वो कोशिश करते हैं, सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फिर बजट का जिक्र किया, वफाक का भी, पंजाब पर भी, कि इस पर ज़राअत पर जोर दिया गया है। और एक अच्छी बात उन्होंने की कि इसने कहा है, इकबाल हसन इकबाल ने कहीं कहा है कि हम पाकिस्तान की 16 यूनिवर्सिटियों को इस मकाम पे ले जाना चाहते हैं कि ये दुनिया की 300 बड़ी यूनिवर्सिटियों में इनका 300 बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार हो। अगर ये आइडिया है तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, और इसके लिए आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, रिसर्च के जो काम होते हैं उसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बड़े घपले भी हैं इस पर। फिर उन्होंने एक किसी प्रोफेसर डॉक्टर फ्रेटर्स का जिक्र किया है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पोलिटिकल साइंस में इनके उस्ताद थे। यहाँ लोग, उन्होंने कहा वो जर्मन यहूदी थे और उसके डसे हुए थे, उनका था, लेकिन उन्होंने कहा था तहकीक के बारे में ये कहा कि जब तक तहकीक नहीं होती तख्लीकी सलाहियतें जला नहीं पाती। हमारा फॉरेन अफेयर्स का मामला ये है कि इसमें कोई तहकीक का काम ख़त्म करने, मैंने एक बार कमेंट किया था, इसरार किया, बार बार लिखा कि यहाँ कोई आप रिसर्च का सेंटर कायम करें। तो उन्होंने एक डायरेक्टरेट बनाया था जिसके गालबन सरबराह जो थे समीउल्लाह कुरैशी थे, अब पता नहीं उसका क्या हाल है। फिर कायदा-ए-आज़म लाइब्रेरी पे छोटा सा उन्होंने कमेंट्स किया है कि वहाँ कोई पंखे वंखे नहीं है और AC वगैरह क्या है, पढ़ने की जगह को बेहतर करो। शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरे हालात हैं। रऊफ क्लास्ता ने पाकिस्तान अमेरिका लव स्टोरी जो आजकल किताब से लिख रहा है, ब्रूस टेलर की किताब से, उसमें आज उन्होंने एक किताब और ब्लड टेलीग्राफ का भी इजाफा किया है। और इसकी खुलासा ये है कि निक्सन ने गोया पाकिस्तान को बचाने की बड़ी कोशिश की थी और उसने बड़ी एफर्ट की, पैगाम भी दिया। इंदिरा गांधी उसके पास गई, उसने नहीं माना, वो मास्को चली गई। फिर ये है कि डर था कि चीन मदद करेगा, तो मास्को ने पैगाम पहुंचाया और उसमें चीन को तो आप मदद करें, चीन गोया डर के मदद करने से बाज रहा। और अमेरिका ने तो अपना बेड़ा भेज दिया था, लेकिन पाकिस्तान 16 दिन में सरेंडर कर गया और उनका ख्याल था कि 3 महीने तो निकालेगा हम कुछ, मतलब गोया निक्सन ने बड़ी मेहनत की और बड़ी हिम्मत की। अब वो डॉक्यूमेंट सामने आ गई हैं वगैरह वगैरह। और ये हमारे हमने जो अपनी हिकमत अमली से वज़ा की थी उसकी ये थी। अब लेटेस्ट हिकमत अमली उन्होंने, उनका ख्याल है कि वो कहते हैं कि चीन ने आपको कर्जा दिया, जब दिया है मुफ्त अमदाद नहीं दी। अमेरिका कहता है हम तो अमदाद देते हैं, भाई अमदाद तो कोई नहीं दी हमें। पोल्यूशन सपोर्ट फंड जो है वो अमदाद नहीं है। अमेरिका की जो एड के नाम पर जितना कभी पैसा आया है, कोई उसका एनालिसिस करते हैं कि हम उस प्योर ग्रांट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रांट किस मानों में होती है। ये जो पैसे इस हवाले से दिए जाते हैं ये दूसरे पैसे हैं, ये तो एक जंग में शरीक होने के पैसे हैं, हमने अब शरीक होने से इनकार कर दिया, पैसे भी चले गए। तो इस तरह की उन्होंने बात कहा कि एक तज़िया उस हवाले से जो ये भी उसी सूरत हाल पर है। एक आर्टिकल जो मैं ख़ास तौर पर देखना चाहता हूँ वो अमर खाकवानी का है जी। अमर खाकवानी सवाल क्यों उठाए जाते हैं, ये किसी जर्मन प्रोफेसर से मिले वहाँ इस्लामाबाद में, पुरानी बात है, तो उनसे गुफ्तगू होने का, जर्मनों से बात करने का, जर्मनों फ्रांसीसियों से बात करने का फ़ायदा ये होता है कि हम ज़्यादा एतमाद से बात कर सकते हैं। अंग्रेज़ी उनकी भी हमारी जैसी होती है, तो इसलिए कोई मसला पेश नहीं आता। दूसरा मसला ये था कि उनको हम कन्विंस तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे कोई हमें खुद इनपुट मिलता है। तो कहना, मैंने आखिर उठते हुए पूछा हॉलीकॉस्ट के बारे में आपने ये क्या बना रखा है कानून कि जो उसके ख़िलाफ़ बोलेगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई हमारे यहाँ बड़ी कशीदगी है और बड़ा इख्तलाफात हैं, हम इस कशीदगी को फैलाना नहीं चाहते। हॉलोकॉस्ट का वाक़या हुआ है, यानी वाक़या इस तरह हुआ है कि चैम्बर, गैस चैम्बर थे, सब चीज़ें थी, हो सकता है तादाद कम हो सकता है कि इसमें एग्जैगरेशन हो, लेकिन अगर इस बहस को जारी रखेंगे तो कौम डिवाइड हो जाएगी। हम उस डिवीज़न को ख़त्म करते हुए इस बात को हमेशा के लिए सेटल करना चाहते हैं, ताकि उन्हें पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ पुराने ज़ख्मों को खरीदने का क्या फ़ायदा होता है। उन्हें पहली बार मैं इसकी अफादियत का कायल हुआ। अब इसे नोट कीजिए, अफादियत, हकानियत नहीं, अफादियत का कायल हुआ। ये नहीं कि ये रियलिटी ये है, बल्कि ये फ़ायदा ये है कि बहस ना छोड़ो कौम में। वो कहते हैं हमारे यहाँ वही बहसें छिड़ी जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ आज तक ये चल रहा है कि करारदाद मकासद जो हमने कंसेंसस के साथ पास की थी उसके बारे में आ रहा है कि करारदाद मकासद के बारे में। हाँ, अब कादियानी इशू पे उन्होंने कहा कि कादियानी इशू पे हम असेंबली ने एक बड़ी मिलकर एक करारदाद पास की। आज लोग कहते हैं ये कैसे पास की, क्यों किया, क्या क्या इस पर करें। और बहुत से दलाइल भी दिए जाते हैं। उन्हें एक टीवी अदाकार रमज़ान करना, ये तो एक और बात है, रमज़ान के प्रोग्राम आप टीवी एंकर से, अदाकारों से, इनसे करवा रहे हैं। भाई उनसे करवाना तो उनको कुछ पढ़ा भी दें, कुछ 4 चीज़ें भी सीख लें। तो उसमें किसी ने ये बहस छेड़ दी, वो कहा गया, कहना जब बात करते हैं वो कहते हैं सवाल तो उठाए जाएंगे, मतलब यानी कि सवाल तो उठाएं।
तो उनको सवाल ज़रूर उठाएं तो फिर उसके जवाब भी दिए जाएंगे। मैं यहाँ एक बात यहाँ लगाता हूँ कि सवाल उठाना सबसे मुश्किल काम है, इसके लिए आपकी तरबियत की ज़रूरत है। ये आप जितना कुछ पढ़ते हैं ना यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, इसका मकसद सिर्फ सवाल उठाना होता है, जवाब तलाश तो उसके बाद ज़िंदगी में जाके आप करते हैं। और जब को आपकी ये सवाल उठाने की आप कैपेसिटी ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, आप सवाल उठाएंगे तो बोंगी मारेंगे ना, बड़ी बात समझ आएगी ना, बोंगी मारेंगे और क्या करेंगे इसके अलावा। तो उन्होंने कहा कि बहरहाल इन बातों के इल्मी फोरम पे होना चाहिए, आम हर जगह पे नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका जवाब हमसे पहले वालों ने इल्मी अंदाज में दिया था, वो हमारी लोगों की नस्ल की तरफ इशारा कर रहे हैं, और अब भी ज़रूरत पड़ी तो अब हम देंगे। तो आखिर में इस अज़म का वो इज़हार कर दें। कल देव नेयर का एक आर्टिकल है जी, वो कि दुनिया जब गलती करती है माफ़ी मांगती है, जर्मन वालों ने हिटलर की गलतियों की माफ़ी मांग ली, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। तो अच्छा, ये इंदिरा गांधी के बड़े खिलाफ है, इमरजेंसी के बड़े खिलाफ है, लिखते रहते हैं। शास्त्री के बड़े साथ रहे हैं, उनकी हुकूमत में ये रहे भी हैं, ओहदे भी इनके पास रहे हैं, लेकिन असूली तौर पर इनका ख्याल है कि इमरजेंसी लगा कर ऐसी तैसी कर दी और सत्यानाश कर दिया। और उनका सारी तफसील लिखी है कि संजय ने कैसे संभाल लिए थे मामला, और बंसी लाल उसके साथ कैसे दे रहे कर रहे वो वगैरह वगैरह। और मतलब ये कि अब इमरजेंसी की कोई तुक नहीं है, जनता पार्टी ने एक ऐसा कानून बना दिया कि मुश्किल है। और उन्होंने कहा कि लेकिन मसला ये है कि मोदी भी जो है उसकी जो आमरीत है उसका कोई हद हिसाब नहीं है, और वो काबीना से पूछता नहीं है। काबीना में ऐसे लोग भी हैं जो RSS से मशवरा नहीं करते, नाम भी दिए हुए हैं। उन्होंने कहा लेकिन ये अपनी चला रहा है, अपनी कर रहा है, ये ख़तरा है, लेकिन इमरजेंसी का कोई ख़तरा इंडिया में नहीं है। लेकिन जो मोदी का एटीट्यूड है उसको एक तरह के ये कंडेम करते हैं जी। बस ये है। अच्छा, इंडिया में एक और भी है जी, गाय के हवाले से, वो गाय के यूरिन को, पेशाब को पेटेंट करा रही हैं कंपनियाँ, और पता नहीं कितनी मेडिसिन बना रही हैं इंटरनेशनल। जैसे वो पेटेंट लॉज पर भी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन देखिए वो काम किस पे होता है। पुरानी किताबों में लिखा हुआ था इसका इलाज हो सकता है कैंसर का फलां फलां, तो पेटेंट करा के पता नहीं कितने पेटेंट हो गए हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो लोग किस किस चीज़ पर कैसे कैसे क्या क्या करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी वो इस चीज़ को लाना चाहते हैं और करना चाहते हैं जी। बस जी बेसिकली यही आर्टिकल हैं आज के, और इसी के साथ मेरा थोड़ा वक्फा लेते हैं। आज हमारे ख़ास गेस्ट हैं, उनसे मौजूद हैं, उनसे हमने लंबी गुफ्तगू करनी है, और मैं इसलिए इसको ज़रा मुख्तसर कर रहा हूँ। और काफ़ी जो स्टोरीज हैं वो भी अनफोल्ड होंगी, अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त बहुत कम है, मीर साहब प्लीज जा रहे हैं जी। आप व्हाट द लास्ट वर्ड्स? लास्ट वर्ड है कि जी इंडिया की जो मोनरो डॉक्ट्रिन है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स अब प्रोपेगेट करते हैं, इससे आप डरे ना जी। आप अपने उस पर कॉन्फिडेंस। इंडिया की मोनरो डॉक्टर, इंडिया की मोनरो डॉक्टर ये 50 साल से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स जी, अभी से नहीं। लेकिन आप इसे डरे ना, क्योंकि आपकी अहमियत बहुत है। आपकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन, जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, पाँव पे जमे रहे इंशाल्लाह, पाँव पे जमे रहे, कोई आपको कख नहीं कर सकता इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच राम सहगल साहब, आपने बहुत हमारा वजाहत भी की और बीच में इंटरप्शन भी एक आध हमें करनी पड़ी, तो इसके लिए बहुत आपसे शुक्रिया आपका कि आप आए और हमारी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच वंस अगेन इकराम साहब। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।